नमस्कार। चलिए आज भारत की अर्थव्यवस्था को एक अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम किसी देश को एक जीता जागता शरीर समझें तो उसके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या हुए? वो हुई नसें और धमनियां जो उसे जिंदा रखती हैं। आज हम भारत की इन्हीं लाइफलाइंस की गहराई में उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि इतने विशाल देश को, जहां पहाड़, नदियां, रेगिस्तान सब कुछ है, उसे 1 अरब से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ा कैसे जाए? मतलब सामान, आइडियाज और लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? ये सवाल वाकई में बहुत बड़ा है ना? तो इसका जवाब छिपा है एक मल्टी मॉडल सिस्टम में। भारत की ये जो जीवन रेखाएं हैं, ये 3 मेन हिस्सों में फैली हुई हैं: जमीन, पानी और हवा। और हर एक का अपना एक खास रोल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से, यानी हमारे लैंड बेस्ड नेटवर्क से। ये वो रास्ते हैं, वो धमनियां हैं जो देश के इतने बड़े हिस्से को आपस में कनेक्ट करती हैं और सही मायनों में भारत के विकास की रीढ़ हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 62 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। ये भारत का रोड नेटवर्क है, जो दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक है। सोचिए, ये सड़कों का कितना विशाल जाल है जो देश के दूर दराज के गांवों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ता है। और ये जो नक्शा है ना, ये दिखाता है कि हमारे नेशनल हाईवेज की पहुंच कहां कहां तक है। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये तो वो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जो देश के कोने कोने तक व्यापार और लोगों की आवाजाही को मुमकिन बनाते हैं। और इन हाईवेज में भी एक बहुत खास है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका सीधा सा मकसद है भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के बीच लगने वाले समय और दूरी को कम से कम करना। यहां देखिए, भारत की सड़कें कितनी अलग अलग तरह की हैं। एक तरफ एकदम मॉडर्न सपाट एक्सप्रेसवे हैं, तो दूसरी तरफ हिमालय के मुश्किल घुमावदार पहाड़ी रास्ते। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारत के अलग अलग इलाकों में सड़कें बनाना अपने आप में इंजीनियरिंग का कितना बड़ा कमाल है। सड़कों के अलावा एक और बहुत जरूरी लाइफलाइन है हमारी भारतीय रेल। पिछले 150 सालों से भी ज्यादा समय से ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक जरिया नहीं रही, बल्कि एक ऐसी ताकत रही है जिसने देश की अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री और खेती किसानी को एक साथ जोड़ा है। जरा इसके सफर पर नजर डालिए। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच सिर्फ 34 किलोमीटर की एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, और आज ये नेटवर्क 67,000 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला हुआ है। ये सफर खुद भारत के विकास की कहानी कहता है। अब जमीनी ट्रांसपोर्ट का एक और हिस्सा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, पाइपलाइंस। इन्हें आप अदृश्य धमनियां कह सकते हैं, जो कच्चे तेल और गैस को सीधे रिफाइनरियों और कारखानों तक पहुंचाती हैं। ये बहुत एफिशिएंट होती हैं, जिनसे ट्रांसपोर्ट में होने वाली देरी और नुकसान लगभग खत्म हो जाता है। तो जमीन से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पानी और आसमान के रास्ते भारत बाकी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है। ये वो रास्ते हैं जो देश को ग्लोबल स्टेज पर ले जाते हैं। जब बात आती है इंटरनेशनल ट्रेड में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की, तो समंदर का कोई मुकाबला नहीं है। वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो भारत का 95% व्यापार समुद्री रास्तों से ही होता है। ये नक्शा हमें वो स्ट्रैटेजिक गेटवेज दिखाता है जहां से ये सारा ग्लोबल ट्रेड होता है। भारत के 12 बड़े बंदरगाह और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ये सब दुनिया के लिए हमारे दरवाजे हैं, जहां से रोजाना लाखों टन माल और यात्री आते जाते हैं। लेकिन उन जगहों का क्या जहां जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ और मुश्किल हो कि सड़कें या रेल लाइन बनाना ही एक चुनौती बन जाए? जैसे कि ये तस्वीर देखिए, पूर्वोत्तर भारत का ये इलाका, यहां पारंपरिक ट्रांसपोर्ट का पहुंचना बहुत मुश्किल है। और बस यहीं पर हवाई यात्रा एक बड़े सॉल्यूशन की तरह सामने आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जहां बड़ी नदियां, घने जंगल और बाढ़ जैसी दिक्कतें आम हैं, वहां हवाई यात्रा ने आना जाना और जुड़ना बहुत आसान बना दिया है। और ये सिर्फ बड़े जहाज़ों की बात नहीं है। हेलीकॉप्टर्स जैसी स्पेशल एयर सर्विसेज देश के सबसे दूर और मुश्किल इलाकों तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये वहां के लोगों और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक लाइफलाइन का काम करती हैं। अभी तक हमने लोगों और सामान की फिजिकल मूवमेंट की बात की, लेकिन एक और नेटवर्क है जो उतना ही ज़रूरी है, भले ही वो हमें दिखाई ना देता हो, और वो है सूचना यानी इंफॉर्मेशन का नेटवर्क। तो ये सारा ट्रेड होता कैसे है? ये टेबल हमें भारत के इंटरनेशनल ट्रेड की एक छोटी सी झलक देती है कि हम क्या चीज़ें बाहर भेजते हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, और क्या मंगवाते हैं, जैसे कच्चा तेल और मशीनरी। तो सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर सामान के आने जाने को मैनेज कैसे किया जाता है? इसका जवाब है कम्युनिकेशन।
अगर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो कम्युनिकेशन नेटवर्क उसका नर्वस सिस्टम है, जो हर एक हरकत को डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है। और भारत का कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही विशाल और डाइवर्स है। दुनिया के सबसे बड़े पोस्टल नेटवर्क से लेकर एक बहुत बड़े टेलीकॉम सिस्टम तक और एक वाइब्रेंट मीडिया इंडस्ट्री तक, ये सारे पिलर्स देश को इन्फॉर्म्ड और कनेक्टेड रखते हैं। और इसी इनविजिबल नेटवर्क ने खुद को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक इंजन में बदल दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत भारत आज एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर सुपर पावर बन चुका है, जो दुनिया भर को अपनी सर्विसेज दे रहा है और जिससे देश को बहुत फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। अब हमारे आखिरी हिस्से में आइए देखते हैं कि ये सारी लाइफलाइंस असल में एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। और इसे समझने के लिए हम एक ऐसी इंडस्ट्री का उदाहरण लेंगे जिसे हम सब जानते हैं, टूरिज्म। टूरिज्म इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, चाहे वो ऐतिहासिक जगहों पे घूमना हो, इको टूरिज्म हो या फिर मेडिकल ट्रैवल, ये सब कुछ सड़कों, ट्रेनों, फ्लाइट्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के एक साथ मिलकर काम करने पर ही निर्भर करता है। ये वाकई में हमारी लाइफलाइंस इन एक्शन है। तो हमने देखा कि कैसे सड़कों, रेलवे, जलमार्गों और इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का एक पेचीदा जाल भारत की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अब आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भारत के लिए अगली पीढ़ी की लाइफलाइंस क्या होंगी? शायद हाई स्पीड ट्रेनें, ड्रोन डिलीवरी या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है। जो भी हो, भविष्य रोमांचक होने वाला है।